हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहित शर्मा है और इजी परीक्षा चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि सुमित सर ने बताया था कि हम कई विषयों पर लेक्चर सीरीज़ लाने वाले हैं और उन्होंने ये भी बताया था कि मोहित सर हमारे साथ हिंदी की लेक्चर सीरीज़ लेके आएंगे, जिसमें वो पूरी हिंदी भाषा, जिसमें व्याकरण, साहित्य और हिंदी पद रचना, ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। तो उसी तारतम्य में हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने हिंदी भाषा के लिए जो व्यापम हो या MPPSC हो, इन एग्ज़ाम्स को नज़र में रखते हुए और हिंदी की लेक्चर सीरीज़ बनाएंगे। उनमें हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। एक पूरी लेक्चर सीरीज़ में सारे टॉपिक कवर होंगे और उन सारे टॉपिक्स में जिस जिस एग्ज़ाम्स में वो आते हैं वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम हिंदी भाषा पढ़ने वाले हैं, उसकी व्याकरण पे भी हम थोड़ा ध्यान देंगे और उसके साहित्य के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग सेक्शन आता है हिंदी भाषा से संबंधित। तो हिंदी भाषा, व्याकरण और साहित्य, ये तीन चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हिंदी भाषा, तो भाषा के बारे में हम क्या जानते हैं? कोई भी भाषा होती है वो क्या है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको हमें समझना पड़ेगा। तो जैसे कि हम समझते हैं कि मानव है, ठीक है। पहले हम समझते हैं भाषा क्या है। तो जैसे मानव है, हमें पता है कि मानव जो मनुष्य है उसके अंदर इंटेलिजेंस होती है और इंटेलिजेंस को हम क्या बोलते हैं? बौद्धिक क्षमता। क्या बोलते हैं? बौद्धिक क्षमता, ठीक है। तो मनुष्य जो जीव है, मानव जो जीव है, उसमें क्या है? बौद्धिक क्षमता है और इसी अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण वह दूसरे जीवों से अलग है, ठीक है। वह दूसरे जीवों से अलग है, तो उसकी अपनी क्या है? बौद्धिक क्षमता, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस, ठीक है। उसकी अपनी बौद्धिक क्षमता है। अब किसी जीव में यदि बौद्धिक क्षमता है और उसमें संवेदनाएं हैं, उसमें अपनी प्रकृति के प्रति कुछ विचार हैं, तो संवेदनाओं, विचारों, इनको संप्रेषण करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए उसे कोई ना कोई माध्यम की जरूरत होगी। सभी जीव अपने तरीके से, अलग अलग भिन्न भिन्न तरीकों से अपनी बातों, विचारों, संवेदनाओं का संप्रेषण अपने ही जाति में करने की कोशिश करते हैं और करते हैं सफलतापूर्वक। लेकिन मानव एक ऐसा जीव है जिसको बोलने की क्षमता प्रकृति ने दी है। इसका मतलब ये है कि उसका स्वर यंत्र जो है, वोकल कॉर्ड जो है, वो इतनी डेवलप है कि वो विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकालने में सक्षम है। और जब वो विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकालने में सक्षम है तो वह अपनी संवेदनाओं और विचारों को अपनी ही जाति में कई रूप से विभिन्न भाषाई प्रतीकों का उपयोग करके और संप्रेषण कर देते हैं, ठीक है। संवेदनाओं को एक से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो मानव जो जीव है उसमें बौद्धिक क्षमता है और बौद्धिक क्षमता है तो उसमें क्या होगी? संवेदना होगी, ठीक है। वैसे सभी जीवों में संवेदना होती है, लेकिन मानव का संवेदना का जो स्तर है बाकी जीवों से ज्यादा माना जाता है, यदि हम साइंस की बात करें तो, ठीक है। और उनका अपने आसपास के प्रकृति या आसपास के वातावरण के प्रति जो है विचार भी होंगे उनके मन में, ठीक है। और इन विचारों और संवेदनाओं को उन्हें यदि संप्रेषित करना है या कम्युनिकेट करना है, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से बातचीत करनी है, अपने विचार बताने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसका कोई माध्यम होगा, ठीक है, जिससे वो ये चीज कर सके, है ना। तो एक माध्यम हमें चाहिए और वो माध्यम किससे आता है? भाषा से, ठीक है। वो भाषा किससे आता है? भाषा से। भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं हैं जो प्रकृति ने हर जीव को क्षमता दी है और हमारे पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं जिनसे
हर एक रीजन, हर एक क्षेत्र का मानव अपनी भाषा से संवेदनाओं और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता आया है। तो भाषा है क्या? भाषा एक अपने विचारों और संवेदनाओं को संप्रेषण करने का एक केवल माध्यम है, ठीक है। और वह विभिन्न जीवों में विभिन्न होता है, लेकिन मानव में और या मनुष्य में जो स्पेशल चीज है, जो मुख्य चीज है, वो है कि उसका जो स्वर यंत्र है, ठीक है, उसका जो स्वर यंत्र है वो जो है विकसित है, और वो इतना विकसित है कि कई प्रकार की ध्वनियां निकालने में सक्षम है, ठीक है। तो भाषा हुआ क्या? संप्रेषण का माध्यम हुआ, ठीक है। और वो संप्रेषण कैसे होगा? विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकाल के। कैसे? विभिन्न प्रकार की ध्वनियों से, ठीक है। विभिन्न प्रकार की ध्वनियों से वह अपने विचारों को संप्रेषण करेगा, और ध्वनियों के माध्यम से अपने विचार के संप्रेषण को ही हम भाषा कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? क्या हुई भाषा? ध्वनियों के माध्यम से अपने विचारों, अपनी संवेदनाओं को अपनी ही जाति के दूसरे जीवों तक पहुंचाने की जो क्षमता है उसको हम क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया भाषा क्या होती है? ठीक है, आप लिख लीजिए और फिर हम और आगे समझते हैं कि भाषा में और कौन कौन से तत्व होते हैं। अब देखिए, भाषा जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी इकाई है। उसमें छोटे छोटे से घटक हैं, तत्व हैं, बहुत सारे घटक हैं मतलब, और बहुत सारे तत्व हैं। तो हम उन सब तत्वों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? मानव एक जीव है और उसके अंदर बौद्धिक क्षमता है, और उस बौद्धिक क्षमता के कारण उसको संवेदना और प्रकृति के प्रति विचार आते हैं, और उन प्रकृति के विचारों और संवेदनाओं को दूसरी मनुष्य में या मानव में संप्रेषण करने का जो माध्यम है वो क्या है? भाषा है। भाषा जो है वो ध्वनियों के माध्यम से अपनी विचारों को संप्रेषण करने का जो है तरीका है। और मानव में जो स्वर यंत्र है वो इतना विकसित है कि हम विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकाल सकते हैं। इसलिए हमारे अपने मानव का अपने स्तर पे एक संगठन है जिसको हम भाषा कहते हैं, या सिस्टम है जिसको हम भाषा कहते हैं, जिससे हमारे विचार का आदान प्रदान हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गई ध्वनियां, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि व्याकरण क्या है। क्या समझना है हमको? कि व्याकरण क्या है। ये चीज तो हमने समझ ली कि भाषा क्या है और हमें भाषा की जरूरत क्यों है, ठीक है। व्याकरण क्या होती है? देखिए, अब एक भाषा है, भाषा जो है, भाषा एक क्या है? एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है? संप्रेषण का एक सिस्टम है, उसके सेट ऑफ रूल्स हैं। क्या है? सेट ऑफ रूल्स हैं, नियम है, ठीक है। भाषा के नियम होते हैं, और जहां नियम होते हैं वहां व्याकरण होती है। व्याकरण मतलब क्या होता है? भाषाई नियम, ठीक है। भाषाई नियमों को ही हम व्याकरण बोलते हैं, भाषाई नियम। भाषाई नियमों को ही हम क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। तो भाषा एक सिस्टम है जिससे हम अपने विचारों को दूसरे मानव तक पहुंचाते हैं, और भाषा जो है वो नियमबद्ध है, और जहां नियम है वहां रूल्स हैं। रूल्स है मतलब वो व्याकरण है। तो भाषाई नियम जो होते हैं उनको ही हम व्याकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसकी व्याकरण बोलते हैं। अब दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, विश्व में बहुत सारी भाषाएं, उन भाषाओं के लिखने का, बोलने का, सभी चीज़ों का उच्चारण, उनके शब्दों के उच्चारण के अलग अलग नियम हैं, और उन सभी नियमों में पिरोकर एक भाषा अपना संपूर्ण रूप लेती है। और जब वो अपना संपूर्ण रूप लेती है तो हर भाषा की अपनी एक व्याकरण होती है। जैसे संस्कृत में पाणिनि ने सबसे पहले इस चीज़ को लेके आया था, उनने संस्कृत व्याकरण पर कुछ लेख लिखे थे। तो ऐसे दुनिया में सभी, फ्रेंच हो, जर्मन हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सिंधी हो, मराठी हो, गुजराती हो, सभी भाषाओं के अपने नियम हैं, ठीक है। तो भाषाओं के नियम हो गए। अब क्या है? तीसरा शब्द हमने यहाँ पे लिखा है साहित्य। अब पूरी लेक्चर सीरीज में हम यही पढ़ने वाले, हिंदी भाषा, उसका विकास, उसके घटक, उसकी व्याकरण और उसका साहित्य। साहित्य क्या होता है? साहित्य जो है, साहित्य मतलब होता है अभिव्यक्ति। आप समझ लीजिए इसको, केवल अभिव्यक्ति समझ लीजिए। साहित्य का मतलब होता है अभिव्यक्ति। और कैसी अभिव्यक्ति? लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति है ना। जब हम अपने विचारों को लिखते हैं और सुगठित तरीके से लिखते हैं, अपने विचारों को सुगठित तरीके से जब हम लिखते हैं, तो उस
अभिव्यक्ति को, उस लिखित अभिव्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? साहित्य। साहित्य क्या बोलते हैं? साहित्य। अब साहित्य जो होता है उसमें जो आपके विचार हैं, जो विचार है ना वो सुगठित होते हैं, सुगठित होते हैं। उसमें जीवन के एक्सपीरियंसेस होते हैं, है ना, अतीत का पुनरावलोकन होता है और अपने विचारों का एक संगठित और सुगठित जो है सिस्टम बनता है। और हम जब अपनी अभिव्यक्ति को इस तरीके से लिखते हैं तो वो साहित्य के रूप में आती है। और साहित्य में सबसे विशेष घटक क्या होता है? साहित्य जो होता है ना वो सबके हित में होता है। सबके हित मतलब, सबके हित मतलब क्या होता है? साहित्य जो होता है वो सबके हित में होता है। सबके हित में होने का मतलब है कि साहित्य में जो केंद्र बिंदु है वो यह रहता है कि मानव जाति अपने आप को कैसे विकासशील बनाए रहे और दूसरे जीवों और दूसरी प्रजातियों से अपने आप को कैसे कोऑर्डिनेट करके रखे। ठीक है, तो साहित्य में जो सेंट्रल आइडिया रहता है वो यही रहता है। चाहे हम कविता देखें, चाहे हम निबंध देखें, चाहे हम पद्य देखें, चाहे गद्य देखें, सभी में जो लेखक अपने विचार लिखते हैं उनका जो केंद्र बिंदु है वो यही रहता है कि हम अपने आसपास की चीज़ों का अवलोकन करके, अतीत का पुनरावलोकन करके और हम आगे कैसे विकासशील बने उसके लिए हम हमेशा इसमें क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। तो साहित्य सबके हित में होता है और साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है। क्या होता है? समाज का दर्पण है। समाज का दर्पण है साहित्य। अब साहित्य समाज का दर्पण कैसे है भाई? हम एक समाज में रहते हैं, ठीक है, हमारा और हमारे आसपास रहने वाले हमारे ही साथ वाले लोगों के बीच में जो एक संगठन बना हुआ है उसको हम समाज कहते हैं। एक गॉड रूप में हम उसको समझ रहे हैं, हम बेसिक उसके अंदर तक नहीं जाएंगे। तो साहित्य में वही चीज़ लिखी जाती है जो हम अपने आसपास से सीखते हैं, आसपास से समझते हैं, आसपास से वो जो ज्ञान हमें मिलता है उसका जब हम एनालिसिस करते हैं और उसके बाद जब हम अपने विचार लिखते हैं तो वो साहित्य में आता है। तो समाज का दर्पण होता है क्योंकि उसमें हम सामाजिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। जैसे कि प्रेमचंद की कहानियां हैं, समाज में व्याप्त कुरीतियों और बुराइयों को लेकर ही उनका ज़्यादा केंद्र बिंदु था। ठीक है, तो उन्होंने अपने समाज को ही केंद्र में रखा और साहित्य के केंद्र में हमेशा समाज ही होता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार का साहित्य हो। तो हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे? हम भाषा को समझने की कोशिश कर रहे थे। भाषा है, भाषा का व्याकरण होता है, उसका साहित्य होता है। भाषा क्या होती है? भाषा ध्वनियों के माध्यम से अपने संवेदनाओं और प्रकृति के प्रति विचारों को अपनी ही जाति में कैसे संप्रेषित करना है या अपनी ही जाति के जीवों तक कैसे भेजना है या एक मानव से दूसरे मानव तक कैसे, या हमें अपने दोस्त, भाई, अपने सखा, बंधुओं तक कैसे भेजना है, वो सब, वो जो तरीका है उसके लिए एक माध्यम बना है, वो क्या है? भाषा है। अब भाषा क्या है? नियमबद्ध होती है, वो एक सिस्टम है और एक सिस्टम से काम करती है, सुगठित है, तो उसके नियम होंगे और उसी नियम की जो नियमावली है उसको हम व्याकरण बोलते हैं, है ना। व्याकरण जो है भाषाई नियमों का जो है वो पूरा सेट है। और उसके बाद व्याकरण से बाद हम बढ़ेंगे साहित्य की तरफ। जब हम भाषा का उपयोग अपने आसपास के वातावरण के विचारों को व्यक्त करने में, अपने आसपास की चीजों को समझकर, अतीत का पुनरावलोकन करके और कुछ नया विकासशील लिखते हैं, जिसमें हमारा केंद्र बिंदु ये होना चाहिए कि हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, हम मानव जाति और दूसरी जाति के जीवों के बीच कैसे सामंजस्य रहे और हम इस पृथ्वी पर कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे के साथ कैसे जीवन जिए, वही क्या है? साहित्य में आ जाता है। तो साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। चलिए, तो आप ये एक बार लिख लीजिए। लिखने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। हमें इसके बाद देखना है कि भाषा के घटक मुख्य कौन है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमारा अप्रोच ये रहेगा
कि पहले हम भाषा के तत्व पढ़ेंगे, क्योंकि हम भाषा हमने हिंदी सबने पढ़ी हुई है, लेकिन कहीं हमसे त्रुटियां रह जाती हैं या हम व्याकरण के नियमों में थोड़ा सा कमज़ोर अपने को पाते हैं। तो हम शुरुआत से ही शुरू करेंगे, हम वर्णमाला से शुरू करेंगे, शब्द को समझेंगे, वाक्य को समझेंगे, वाक्य रचना को समझेंगे, क्योंकि जैसे जैसे और वर्तनी जो विशेषकर सबसे महत्वपूर्ण है, वर्तनी पर विशेष ध्यान देना है। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी वर्णमाला को अच्छे से समझना पड़ेगा, शब्द रचना को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम वर्तनी को शुद्ध कर सकते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। तो ये आप लिख लीजिए और इसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आगे बढ़ाता हूँ इस लेक्चर को। चलिए अब हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम ये देखते हैं कि भाषा के तत्व मुख्य क्या हैं और उन पर हम बात करते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला था कि बौद्धिक क्षमता है। क्या है? बौद्धिक क्षमता है किसमें? मनुष्य में। और उस बौद्धिक क्षमता को हम, इसके कारण हमारे अंदर संवेदनाएं हैं और किसी चीज़ों का एनालिसिस करने की और उसको बारीकियों को समझने की हमारे अंदर क्षमता है। ठीक है, आप ये बौद्धिक क्षमता है हमारे अंदर, और हमको क्या करना है, हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं उनको हमें दूसरे तक संप्रेषित करना है। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो है वो है स्वर यंत्र। ठीक है, क्या है? स्वर यंत्र है। और स्वर यंत्र से क्या निकलने वाली हैं? ध्वनियाँ। ठीक है, स्वर यंत्र से क्या निकलने वाली हैं? ध्वनियाँ। विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकलेंगी हमारे स्वर यंत्र से। ठीक है, लेकिन हमने ध्वनियों को ऐसे समझा है कि हर एक विचार के संप्रेषण के लिए एक अलग प्रकार की ध्वनि है। ठीक है, तो जो सूक्ष्मतम ध्वनियां हैं, जब वो हमारे मुंह से निकलती हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। तो ध्वनियां होती हैं मौखिक रूप। कैसा रूप? मौखिक रूप है। ध्वनियां जो है वो मौखिक रूप है। और जब इन सूक्ष्म ध्वनियों को हम लिपि में लिख देते हैं तो वो वर्ण बन जाती है। काय में? लिपि में या लिखित रूप में। कैसे? लिखित रूप में। लिखित रूप में। ठीक है, अब वर्ण के यदि हम कुछ उदाहरण देखें, ठीक है, वर्ण के यदि हम कुछ उदाहरण देखें तो क्या है? जैसे का, गा, ता। ठीक है, ये वर्ण है। का, गा, ता, ये वर्ण है। ठीक है, तो हमने क्या किया? ध्वनियों को जब हमने लिखित रूप में लिखा, तो जब वो लिखित रूप जब ध्वनियों का आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। और वर्ण जो है वो भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है। क्या है? सूक्ष्मतम। सूक्ष्मतम इकाई है। क्या है? सूक्ष्मतम इकाई है। मतलब भाषा को हम इससे छोटे भाग में नहीं तोड़ सकते। तो ये क्या है? वर्ण जो है ना, भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है। ठीक है, और वर्ण जब एक से दो वर्ण मिलते हैं, दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं, तो वो मिलके क्या बनाते हैं? एक शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक शब्द बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे? वर्ण, वर्ण से बनेगा शब्द। ठीक है, तो जब हम दो या दो से अधिक वर्णों को हम जब जोड़ेंगे तो उनसे बनेगा शब्द। और शब्द की एक विशेषता क्या है कि यह अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है। क्या है? स्वतंत्र इकाई है। क्या है? ये एक स्वतंत्र इकाई है ना? स्वतंत्र है अपने आप में, है ना? और सार्थक है। उसका एक अपना अर्थ है। पूर्ण नहीं है लेकिन सार्थक है। छोटा मोटा अर्थ उसका होता है। जैसे कमल। क्या है? कमल। कमल क्या होता है? कमल एक फूल है। ठीक है, तो कमल क्या है? ये शब्द देखो आप, ये का, खा और ता, का, गा और ता, इसको यदि हम लिखते हैं तो ये स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वर्ण है, लेकिन ये हमको ना तो सार्थक कोई अर्थ दे रहे हैं, ना वो अपने आप में स्वतंत्र हैं, अकेले नहीं आ सकते। जब हम दो वर्णों का मेल करते हैं या दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाते हैं तो शब्द बनता है।
और जब शब्द बनता है तो शब्द क्या होता है, स्वतंत्र होता है और सार्थक होता है, उसका अपना मतलब है। तो ये क्या है, कमल का, मा और ला से मिलके बना है, 3 वर्णों से मिलके बना है, ये स्वतंत्र है, इसको हम कहीं भी स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं, ठीक है। और सार्थक है, इसका एक अपना अर्थ है, ये पूर्ण विचार नहीं है लेकिन इसका अपना एक अर्थ है, ये कुछ ना कुछ इंडिकेट करेगा, ये कुछ ना कुछ बताएगा। ये हमें किसके बारे में बता रहा है, एक फूल के बारे में बता रहा है, ठीक है। और शब्दों के मेल से बनता है पद, ठीक है, शब्दों के मेल से क्या बनेगा, पद, ठीक है। और पद क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को हम मिलाते हैं तो पद बनता है। पद जो होता है वो अपूर्ण विचार होता है। क्या होता है, अपूर्ण विचार। वो विचार तो है लेकिन उसमें पूर्णता नहीं है, ठीक है। जैसे हमने बोला मैं खाना खा, ठीक है, मैं खाना खा, मैं खाना खा रहा हूं बोलूंगा तो पूर्ण विचार हो जाए, लेकिन मैं खाना खा, या फिर जैसे के लिए, ये 2 शब्दों से मिलके बना है, ये 3 शब्दों से मिलके बना है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि विचार पूर्णता व्यक्त नहीं हो पा रहा। क्या नहीं हो पा रहा है, विचार जो है वो पूर्णता व्यक्त नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या होता है, अपूर्ण विचार है। और जब पदों को हम, आप 1 से 2 या 2 से अधिक पदों को हम जब मिलाते हैं तो बनता है वाक्य। क्या बनता है, वाक्य। अब ये आपको दिख रहा है बोर्ड पे कि नहीं दिख रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो वाक्य बनता है, और वाक्य क्या है, पूर्ण विचार है, उसमें हमारे विचार को पूर्णता समझाने की क्षमता है। ये क्या है, पूर्ण विचार है, पूरा विचार है। जैसे कि उदाहरण हम लेफ्ट साइड में देखेंगे सारी चीजों के, राम खाना खा चुका है, राम खाना खा चुका है, ठीक है। तो ये हमें पूर्ण अर्थ दे रहा है कि राम जो है उसने खाना खा लिया है ना, वो खाना खा चुका है। तो वाक्य जो है वो पूर्ण विचार है, हमको विचार आ रहा है लेकिन वो अपूर्ण जब है या हमने उसको पूरा विचार व्यक्त नहीं किया है तो वो पद कहलाता है। और जब हम उस विचार को पूर्णता लिख देते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि बौद्धिक क्षमता के कारण हम कुछ ध्वनियों का उपयोग करते हैं अपने विचारों को आदान प्रदान के लिए। ध्वनियों का जो मौखिक रूप होता है ना, उसको हम जब लिखित रूप में लिपि में लेके आते हैं तो वर्ण कहलाता है, जैसे का, ग, ता। और ये क्या है, भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है। उसके बाद जब वर्णों का मेल होता है, 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलते हैं तो एक शब्द बनता है। शब्द की क्या विशेषता है कि यह स्वतंत्र है अपने आप में और ये सार्थक है, ठीक है। जैसे इसका एक उदाहरण है कि कमल, कमल एक फूल है, तो ये अपने स्वतंत्र इकाई है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये सार्थक है, इसका अर्थ निकल के आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जब शब्दों का मेल होता है तो एक पद बनता है। पद में क्या होता है, अपूर्ण विचार होता है, मतलब विचार तो है लेकिन पूर्णता व्यक्त नहीं हो पाया, उसके कुछ घटक रह गए हैं। और जब हम पदों का मेल करते हैं तो वो क्या बनता है, वाक्य बनता है। और वाक्य बनता है तब जब हमारा पूर्णता विचार जो है वो संप्रेषित हो जाता है। तो पूर्ण विचार जो होता है वो वाक्य के द्वारा हम क्या है बताते हैं। जैसे कि राम खाना खा चुका है, और राम खाना खा चुका है का मतलब क्या हुआ कि राम ने अपना भोजन कर लिया है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि इसमें हुआ क्या, इसमें क्रिया क्या हुई है, किसके बारे में बताया गया है और क्या बताया गया है, ठीक है। चलिए, तो अभी पहले लेक्चर के लिए हम इतना ही रखेंगे। हम हिंदी की लेक्चर सीरीज में व्याकरण, साहित्य, भाषा, वाक्य रचना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। और जैसा कि सुमित सर ने और हमारी टीम ने आपको बोला है कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर देंगे, और यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर आपको फ्री मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि हमारा लोगो है, हमारा नारा है कि हम कोचिंग फ्री में प्रोवाइड करेंगे, कोचिंग मुक्त भारत बनाएंगे। तो उसी मतलब के लिए हम आपके लिए ये वीडियोस लाते रहेंगे।
और इजी परीक्षा चैनल को आप सब्सक्राइब करते रखिए। अच्छा, कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको किस चीज़ के ऊपर लेक्चर्स चाहिए हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करते चलेंगे। अभी जितने एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके हिसाब से क्या महत्वपूर्ण है, हम उस टॉपिक को पहले भी पढ़ सकते हैं। तो आप सभी लोग लिख के बताइए कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप पहले पढ़ना चाहते हैं हिंदी भाषा में। देखिए, मैंने एक रूटीन बना के रखा है जैसा मुझे पढ़ाना है, लेकिन विभिन्न एग्ज़ामों के हिसाब से हम क्या करेंगे, उनको आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए पहला लेक्चर रहा हमारा। हम रेगुलर लेक्चर हिंदी के लिए डालते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इजी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करते लिए हम आपके लिए ऐसे ही कोचिंग मुक्त भारत बनाने की पहल में वीडियोस लाते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आज भी, अभी भी और कभी भी नहीं, हमारे यहाँ से आपको कभी भी कोई लेक्चर ना खरीदना पड़ेगा, ना सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ये हमारा आपसे वादा है। आप हमारे साथ पढ़ते चलिए और हमें प्रोत्साहित करते चलिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका।